आदाब नाजरीन, मैं हूं सनम एजाज और आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। दुनिया भर की बड़ी बड़ी खबरों पर हमारी पहली नजर। और शुरुआत चीन की चतुराई से, चीन की चालबाजी से। लेकिन अब चीन को सबक सिखाने का वक्त आ चुका है। कल भी सबक सिखाया है और चीन ने कल चालबाजी की कोशिश की गलवान के बाद। अब वो पेंगोंग के इलाके से उसने एलएसी को फलांगने की कोशिश की, कुछ इधर हमला करने की कोशिश की, लेकिन यहाँ से तैयारी थी और इसी तैयारी में ऐसा मुंहतोड़ जवाब दिया कि चीन को बताया जाता है कि कई अपने इलाके से भी पीछे धकेला गया है। और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की सारी सूरत में हथियार ना चलने की खबर है, कोई ऐसी खबर नहीं है कि गोली नहीं चली है। लेकिन फिर जो फेस ऑफ हुआ है, वापस कैसे गए, कहते कि डंडू से मार मार के वापस भगाया गया है। चीन की ये सूरत। और इसाक, हमारे करगिल लेह में हमारे रिपोर्टर मोहम्मद इसाक इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। तो बताइए इसाक, पूरी जानकारी आपसे जानना चाहेंगे। लद्दा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में पहले गलवान, फिर फिंगर्स और अब पेंगोंग के इलाके में, जरा तफसील से बताइए वाक़ा कहां पेश आया और क्या सूरत है इस वक्त। अगर हम लद्दाख की बात करें, लद्दाख के ईस्टर्न में पिछले कई महीनों से कशीदगी लगातार देखने को मिल रहा था और इसी को मद्देनजर रखते हुए कल आज सुबह फिर से लद्दाख के ईस्टर्न में कशीदगी देखने को मिला, क्योंकि 29 और 30 अगस्त को चाइना के जो पीएलए की जानिब से उन्होंने जो स्टेटस क्यू है उसको वायलेट करने की कोशिश की। ट्रूप्स ने जो साउदर्न बैंक पेंगोंग लेक हैं और वहां पे हमारी सेना ने उनकी इस कशीदगी को बिल्कुल नाकाम किया और उनको वहां से वापस कर दिया। तो अगर हम इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए अब जो है लद्दाख के अंदर अगर हम ईस्टर्न लद्दाख की बात करें, उसी को मद्देनजर रखते हुए लेह श्रीनगर कौमी शहरा को बंद किया है और भारतीय सेना बड़े स्तर पे तैयार है और मिलिट्री डिप्लॉयमेंट भी लगातार देखने को मिल रहा है। जी इशाक, आप मिलिट्री डिप्लॉयमेंट की थोड़ा सा हमें ये बताइए। हमने पहले गलवान में देखा, उसके बाद फिंगर्स के एरिया में कुछ इन्फिल्ट्रेशन उनकी तरफ से घुसपैठ देखी, अब ये जो पेंगोंग के इलाके से वाक़ा पेश आया है, थोड़ा सा एरिया बताइए। ये कितनी दूरी पे है आपस में, किस किस इलाके में और किस तरह की सिचुएशन बनी हुई है? जी अगर हम पूरे ईस्टर्न की बात करें, ईस्टर्न में पहले जिस तरह से गलवान वैली में जो इंसिडेंट हुआ और मई से जिस तरह से चाइना के हर बार कोशिश रहता है कि वो इंट्रूजन करे, नाजायज कब्जा करने की कोशिश करे, तो इस बार गलवान वैली में जब इंसिडेंट हुआ उसके बाद से बड़े स्तर पे, अगर हम कमांडर लेवल की मीटिंग की बात करें, डिप्लोमेटिक लेवल मीटिंग की बात करें या फॉरेन मिनिस्ट्री लेवल पे मीटिंग की बात करें, उन्होंने मीटिंग डायलॉग के जरिए मसले को सुलझाने की कोशिश की। और कहीं न कहीं गलवान के बाद जो इंसिडेंट हुआ उसके बाद से डिसएंगेजमेंट का प्रोसेस हमें लद्दाख के गलवान वैली में देखने को मिला था और वहां से कहीं न कहीं कुछ एग्रीमेंट भी हुआ था। तो उसी चीज को कल 29 और 30 को चाइनीज पीएलए के आर्मी ने उसको वायलेट करने की कोशिश की, लेकिन उसको हमारी सेना ने नाकाम किया। हमारी सेना ने नाकाम किया, ये बताइए इसमें आमना सामना फेस ऑफ हुआ या कि ये डिप्लोमेटिकली नाकाम हुआ या कहीं गोली भी चलाई गई और उन चीनियों को सबक भी सिखाया गया? अभी क्लैश की खबर नहीं आ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर फेस ऑफ तो कहीं ना कहीं जिस तरह से आर्मी के बयान है उस हिसाब से लगता है कि फेस ऑफ हुआ है और फेस ऑफ के जरिए ही उनको वापस भेजा है, उनकी जो गंदी कोशिश है उसको नाकाम किया है। ये थोड़ा सा हमें बताइए, लद्दाख के खिता जो है दो हिस्सों में डिवाइडेड है, करगिल और लेह के बीच में, तो लोगों में किस तरह का जोश है, डर है, खौफ है, क्या है? लोग तो लद्दाख के लोग अगर हम कहें तो बिल्कुल डरते नहीं है सर, क्योंकि लद्दाख में बहुत सारे लद्दाख के लोगों ने जंगें देखी है। 99 वॉर की बात करें, 62 की बात करें, 72 की बात करें, तो उन सारे जंगों में लद्दाख के लोग सेना के शाना बशाना महास पे जाने के लिए तैयार थे और महास पे गए भी हैं और देश की सेना के साथ देते हुए दुश्मनों को दो टोक जवाब भी दिया है। और इस बार भी लद्दाख के अवाम सबसे पहले तो अपील पहले दिन से ही कर रहे हैं कि डायलॉग के जरिए मसला हल किया जाए, पीस के जरिए मसला हल किया जाए। लेकिन अगर कोई आग दिखाता है, अगर कोई एग्रेशन करने की कोशिश करता है, कोई जुल्म करने की कोशिश करता है, तो उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी जवाबी कार्रवाई करने की जरूरत है और लद्दाख के अवाम सेना के साथ देने के लिए तैयार है। चलिए इसाक, ये एक मुद्दा हुआ। अब दूसरे मुद्दे पे थोड़ा सा मैं आपसे जानकारी लेना चाहूंगा।
आइडेंटिटी पे चाइना ने अटैक, हमारी आइडेंटिटी को खत्म करने के लिए वो कोशिशें कर रहा है, मिटाने की कोशिश कर रहा है, उसका जवाब दिया जा रहा है। लेकिन लद्दाख के लोग एक और आइडेंटिटी की बात करें, जिस तरह वो कहते हैं कि हमारा यूटी बना, उसके बाद हमें जो हमारी आइडेंटिटी है उसको सिक्योर करना है, उस पर एक महाज बन रहा था। क्या वो महाज कहीं बन चुका है? जी, लद्दाख को यूनियन टेरिटरी दान करने के बाद अगर हम लद्दाख के लेह जिले की बात करें, लेह जिले में काफी खुशी देखने को मिला था लोगों में। वहीं कारगिल जिले में लोगों ने अपोज किया था, क्योंकि कारगिल पहले से यूटी के अपोज थे। तो अब यूटी बनने के बाद अब जो है आहिस्ते आहिस्ते, क्योंकि सभी चीजें सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। इससे पहले आर्टिकल 370, 35A के कानूनों के जरिए लद्दाख को लैंड, जॉब सिक्योरिटी, लैंड प्रोडक्शन, कल्चरल आइडेंटिटी वो सब मिलता था, लेकिन अब वो चीजें नहीं है। तो इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए लद्दाख के लेह जिले में अब आवाजें काफी उड़ने लगी है और जो है कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड के लिए बिगुल बज चुकी है। इसी का वो जनरल सेक्रेटरी भी रह चुके हैं। बहुत शुक्रिया मोहम्मद इसाक पूरी जानकारी के लिए। करगिल के इलाकों से लद्दाख के एक्चुअल लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से हमारे साथी पूरी जानकारी देते, और जिस तरह आपने सुना भी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर जवाब दिया गया है और चीनी अफवाज को करारा जवाब मिला है, लेकिन माना जा रहा है कि ये आना जाना, ये जवाब और जवाब का जवाब, ये सब कुछ बड़े खतरे का पेशकीमा भी है। कुछ खबरें ये भी आ रही हैं कि रूस को अमेरिका आमना सामना, रूस और अमेरिका का आमना सामना हो चुका है, अमेरिका को रूस ने एंगेज कर लिया है। और इस सारे के बीच में इधर की सूरत में इंडियन नेवी भी और समुंदर में जा चुकी है, और कहीं न कहीं ये भी खबरें आ रही हैं कि ये स्टैंड ऑफ, ये फेस ऑफ बड़ी खबर की पेशनगोई भी बन सकती है, क्योंकि दो ममालिक और इन दोनों ममालिक में जौहरी हथियार भी और बड़े ममालिक फौज भी, और सभी हथियार को देखते हुए सिचुएशन कहीं किसी और तरफ न ले जाए। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की सूरत हाल, और इसी सूरत हाल में आपको नाज़रीन वादी कश्मीर की सूरत हाल भी बताएं। बाद दोपहर बारामूला का पुराना इलाका, पुराना बाजार, मैन चौक बारामूला, और वहां पे हथगोला फेंकने का वाक़ा बताया जाता है कि फौजी गाड़ी को निशाना बनाया गया, ताहम ये निशाना चूकने का बजाय सड़क पर जा फटा, जिससे यहां आधे दर्जन के करीब राहगीर भी जख्मी हुए। और इस धमाके के फौरन बाद इलाके में अफरा तफरी भी मची, जख्मी को अस्पताल भी पहुंचाया गया, और उसके साथ साथ फौज और फोर्सेस के दूसरे लोगों ने भी इलाके की नाकाबंदी शुरू की, हमलावरों की तलाश शुरू की, और आखिरी खबरें मिलने तक इलाके में तनाव जारी था। बारामूला में हथगोले का धमाका, आम शहरी जख्मी, इलाके में तनाव। लेकिन तनाव की बात करें तो तनाव वादी कश्मीर के दूसरे इलाकों में भी है, और इस तनाव के बीच में साउथ से लेकर नॉर्थ तक कई इलाकों में लोगों में खौफ डर बराबर देखा जाता है। ताहम अब हम सियासत की बात भी नहीं, बल्कि हम हालात की वाक़ात में हम करप्शन की बात करते हैं, और हमारे इंजीनियर्स की बात करते हैं। कहते हैं कि इंजीनियर शौचालय में भी शौचाल चल सकता है। स्वच्छ भारत की शौचालय में इंजीनियरों ने ऐसी चाल चली कि मामला क्राइम ब्रांच तक पहुंचा है, और क्राइम ब्रांच तहकीकात करते हुए ये भी बताया जा रहा है कि पिट तो बनाने थे, लेकिन एनजीओ के साथ मिलकर पिट ही गायब कर दिए, और इंजीनियरों ने ऐसा काम किया कि किसी को पता भी नहीं चल सका कि पिट बने हैं या नहीं बने हैं। ये एक पहलू, लेकिन इसी खबर का दूसरा पहलू कि एसीबी ने आज श्रीनगर के नौ बाजार के इलाके में छापामारी भी की, और श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के एक मुलाजिम के घर पे हुई छापामारी के दौरान बताया जाता है कि तार राजबाग के इलाके से मिलते हुए एक बड़े कम्प्लेक्स के साथ मिल रहे हैं, और एसीबी ने आज इस हवाले से छापामारी की। सरकारी सतह पर इसकी तस्दीक नहीं हुई है, लेकिन ज़राया यही बता रहे हैं कि श्रीनगर के राजबाग इलाके में एक बड़े शख्स के कम्प्लेक्स को लेते हुए तार श्रीनगर के नौ बाजार के इलाके तक पहुंचे हैं, और इन्हीं तारों को खंगालते हुए मेरे साथी मीर हिलाल हंजूरी ने बाकी तफसीलात जमा की हैं। देखिए समय इसमें कोई शक नहीं कि अब एंटी करप्शन ब्यूरो और जो क्राइम ब्रांच है उनकी नज़रें श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन पे मरकूज हो गई हैं। न सिर्फ उनकी बल्कि अब पब्लिक की भी नज़रें अब श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के साथ साथ एंटी करप्शन ब्यूरो और क्राइम ब्रांच पर मरकूज हो गई हैं, क्योंकि अब लोग भी देखना चाहते हैं कि जो कार्रवाइयाँ, जो छापामारी हो रही है, क्या ये किसी नतीजे पर पहुँच जाएगी या कि फिर ये मामले भी कहीं ना कहीं गायब भी हो जाएंगे। क्योंकि ट्रस्ट डेफिसिट लोगों के अंदर काफ़ी देखा जा रहा था। जहाँ 2 दिन पहले ही जो क्राइम ब्रांच ने पहले FIR दर्ज की और
उसके साथ साथ अब जो एंटी करप्शन ब्यूरो ने उनके खिलाफ कार्रवाई भी की है, क्योंकि श्रीनगर के अंदर जो कुछ पिट्स बनाने थे या उसके साथ साथ जो लैट्रिन्स बनाने थी उसको लेकर जो 38 लाख रुपए को लेकर घपला हुआ है, क्योंकि माना जा रहा है किसी एनजीओ के खाते में वो डाली गई हैं, लेकिन ज़मीनी स्तर पर वो ढांचे कहीं पर बने ही नहीं। लेकिन उसके साथ साथ आज श्रीनगर के अंदर जो नवाब बाजार का इलाका है वहाँ पर भी छापामारी हुई है। एंटी करप्शन ब्यूरो के लोग जो है एक घर में जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अंदर काम कर रहा था और माना जा रहा है कि बिल्डिंग इंस्पेक्टर की हैसियत से वो काम कर रहा था और उन्हीं के घर पर आज छापामारी हुई है। कुछ दस्तावेजात वहाँ पे चेक किए गए, पूछगछ की गई है और बाज़ लोगों का मानना है कि उन्हें गिरफ्तार भी किया जा चुका है। और जो खबरें हमें मिली हैं उसके मुताबिक वहाँ से 2 लड़कियाँ भी जो है हिरासत में ली गई हैं, ताहम उनकी रिलेशन के बारे में अभी तक कुछ नहीं बताया जाता है कि उस शख्स के साथ उनकी रिलेशन क्या है। लेकिन इतना ज़रूर है कि एंटी करप्शन ब्यूरो ने आज भी वहाँ पर छापामारी की है और उनसे पूछगछ की है। लेकिन ये पूछगछ क्या अब किसी नतीजे पर पहुँच भी जाती है, अब सबकी नज़रें इसी पर मरकूज हो गई हैं। ये खबर इंजीनियर्स की, लेकिन हमारा शोबे तिब भी किसी से कम नहीं है। वादी लोलाब का दिवर का गांव है। 3 साल पहले वहां के सब सेंटर को अपग्रेड करते हुए वहां उसको NTPHC बनाया गया है। सरकार ने करोड़ों रुपए खर्च किए, बिल्डिंग भी बनाई और बिल्डिंग किसी हद तक अंडर कंस्ट्रक्शन ही है, लेकिन उसके साथ साथ वहाँ पे एक्सरे प्लांट भी ख़रीदा गया, USG की मशीन भी ख़रीदी गई, लेबॉर्ट्रीज़ का सामान भी ख़रीदा गया, अल्ट्रासाउंड भी ख़रीदा गया और ये सब चीज़ें करोड़ों रुपए की ख़रीदारी करने के बाद वहाँ स्टाफ भी डिप्लॉय किया गया। कायदे और कवानीन के मुताबिक इस वक्त वहाँ 16 मेडिकल के साथ वाबस्ता जुड़ा स्टाफ है, जिनमें डॉक्टर्स भी हैं, पैरामेडिक्स भी है, स्टाफ नर्सेज भी हैं, ये सब लोग हैं वहाँ से। और ये 16 लोगों में NRHM स्कीम के तहत भी वहाँ पे मुलाजिम तैनात हैं। लेकिन अस्पताल का रेवेन्यू जो है वो पिछले 3 सालों के दौरान 1 रुपया भी नहीं बढ़ सका है। कुछ रेवेन्यू वहाँ पे नहीं है और उसकी तस्दीक वहाँ के BMO भी कर रहे हैं। और माना यही जा रहा है कि 3 साल पहले अपग्रेड किए गए इस सारे मामले को MHA हेल्थ मिनिस्ट्री जो है वो भी गौर से देख रही है। और हेल्थ मिनिस्ट्री की वेबसाइट से यही मालूम होता है कि पिछले 3 सालों से इस अस्पताल को ना मिले किसी भी रेवेन्यू से, यानी वहाँ से कोई भी OPD टिकट ना बिकने की वजह से अब मिनिस्ट्री ये भी सोच रही है कि जब इस अस्पताल में किसी पेशेंट को देखा ही नहीं जाता है तो वहाँ इतना स्टाफ रखने की क्या ज़रूरत है, क्यों नहीं इसको अपग्रेडेशन को ख़त्म ही किया जाए। ये एक पहलू, लेकिन असल कहानी दूसरी है। वहाँ किस बीमार को देखा जा सकता है, क्योंकि वहाँ के पोस्ट जो क्रिएट हुए हैं उन पे जो डॉक्टर्स को तनख्वाह दी जाती है वो डॉक्टर वहाँ कभी नहीं गए हैं, वो दूसरे इलाकों में अटैच रखे गए हैं। वहाँ का जो पैरामेडिक्स है उनके साथ भी ऐसा किया गया है और वहाँ कोई भी एक शख्स के बगैर, डिपार्टमेंट के एक शख्स के बगैर वहाँ कोई भी किसी को भी डिप्लॉय नहीं किया गया है। और जब वहाँ पे कोई होगा नहीं तो वहाँ OPD टिकट्स कौन लेगा, कौन वहाँ पे इलाज कराएगा। करीबन 15,000 की आबादी वाला ये इलाका अस्पताल की फैसिलिटीज़ न होने की वजह से काफ़ी परेशान है। वहाँ के मुकामी लोग किस तक बात पहुँचाएं, बात मीडिया तक ही पहुँचा सकते हैं। और जब हमने गौर से देखा तो वहाँ बहुत कुछ है, लेकिन मामले में किसी ने आज तक गौर नहीं किया। और अब आना यही जा रहा है कि शायद जल्दी उस अस्पताल की जो अपग्रेडेशन हुई है उसको ख़त्म किया जाएगा, यानी और एक और मुसीबत हो जाएगी। लेकिन उसमें आम लोगों का, वहाँ के लोगों का क्या कसूर। BMO सोगाम से भी हमने इस हवाले से बात की, थोड़ी सी हमने आपसे उनसे हुई गुफ्तगू भी आपको सुनाते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ये कि जो आपका हॉस्पिटल जो है उसका वो 3 कमरे कुल है ना। जो एक्सरे लाया हुआ है वो भी इसी तरह है, क्योंकि एक्सरे के लिए कम से कम 2-2.5 कमरे जरूरत पड़ता है। एक में आपका वो रहता है, दूसरे में आपका वो CSR एरिया रहता है, तो जिससे में टेक्नीशियन वो जो है उसके लिए डार्क रूम तो खैर जरूरत नहीं है, उसको एक ये जरूरत पड़ता है। तो इसके लिए कम से कम 2.5 कमरे जरूरत पड़ता है। हमारे पास वहाँ 3-3.5 कमरे कुल है, तो इसलिए वो मशीन वहाँ इंस्टॉलेड है लेकिन वो फंक्शनल नहीं है। डॉक्टर साहब, ये जो दिवर में आपने डॉपलर भी लाया है, USG डॉपलर है, आपके पास सारे इक्विपमेंट्स हैं, लैब है, ये सब कुछ है। अगर ये सब कुछ है उसके बावजूद भी वहाँ फंक्शनल नहीं है, तो हेल्थ मिनिस्ट्री इसका जो सब यहाँ पे जो बनाया NTPHC है इसको डिग्रेड कर रही है ना। आफ्टर 3 साल के बाद जो डिग्रेड हो जाती है ना, तो सर वहां से तो नोटिस निकल रहा है कि आपका NTPHC खत्म हो जाएगा इस साल। नहीं, ऐसी बात नहीं है सर, मैं गाइडलाइंस की बात कर रहा हूँ, एज पर गाइडलाइंस, क्योंकि 3 साल के बाद अगर वहां रेवेन्यू नहीं आ रहा है, आपका 10 लाख रुपए पर मंथ वहां पे स्टाफ की सैलरी है, दूसरी चीजें हैं,
और उसके बाद आप इस वहां से कोई रेवेन्यू नहीं आता है देखिए वहाँ। एक चीज है ना, वहाँ सबसे बड़ा मसला जो है वो हॉस्पिटल बिल्डिंग का मसला है। सर देखिए अगर हमारे पास 3.5 कमरे वहाँ पर कुल है, तो हम एक में इम्यूनाइजेशन रखते हैं, एक में आउटडोर देखते हैं, एक में मशीन फिक्स किया हुआ है, तो हमारे पास लैब रखने के लिए, बाकी चीज रखने के लिए हमारे पास जगह नहीं है। नया पीएचसी बन रहा है, वो वॉर फुटिंग बेस पर बन रहा है, उसका क्या कहता है, तो जल्दी जब वो तैयार हो जाएगा सर तो सब कुछ फंक्शनल हो तो जाएगा। सर 246 पेशेंट्स वहां के हैं जो लिवर एक्यूट लिवर कोई इन्फेक्शन सिंड्रोम वगैरह कुछ है वहां पे। हाँ ये 246 पेशेंट्स हैं। लेकिन वो वो हेपेटाइटिस बात नहीं, बी वो वहां 246 नहीं है, 140 कुछ है, ठीक है ना। मैं आपकी वेबसाइट को देख के बोल रहा हूँ सर, आप अच्छा, मुझे पता तो नहीं है। इसमें ऐसा है कि देखो जो हेपेटाइटिस का मसला है ये तो इसमें वो क्या कहते हैं पीएचसी के लिए तो कोई ज्यादा ये नहीं है। इसमें जो है बड़े इंस्टीट्यूशन में इलाज करना होता है इनको, पीएचसी पर तो इनको कोई खास इलाज नहीं करना होता है। अलबत्ता इतना है कि ज्यादा से ज्यादा उनका जो ये पेशेंट्स आते हैं वो हमारे पास आते हैं, सोगाम में आते हैं, हम उनका जो मुनासिब इलाज होगा सर वो कर दे देते हैं। हाँ सर यहाँ हाँ, से और कोविड की वजह से ऐसा है ना, देखें ऐसा मसला ऐसा होता है कि देखें हमारे 4 डॉक्टर जो है वो पीजी करने के लिए चले गए सर सोगाम से। हाँ, उसके बदले तो कोई नहीं आया, 4 डॉक्टर गए हमारे पीजी करने के लिए। ये दिवर जो पोस्टेड डॉक्टर से वहीं गए हैं या कोई और डॉक्टर गए हैं सर? नहीं नहीं नहीं, डिवर वाला एक डॉक्टर, मैंने कहा ना हमारे पास डिवर में एक डॉक्टर सुहेल है बस, और कोई पोस्ट। अच्छा और हाँ, कोई पोस्ट डॉक्टर सुहेल है, वो उधर डायलिसिस करता है नहीं, SBH। लेकिन वहां तो 2 लिखे हुए हैं, 2 डॉक्टर्स सैलरी ड्रा नहीं, करते हैं। डॉक्टर पोस्ट होंगे लेकिन अभी पोस्टेड नहीं होंगे, वो वैकेंट होगा। अच्छा पोस्ट वैकेंट है सर। तो सर पोस्ट सर सर गवर्नमेंट की स्कीम एनएचएम में यहाँ के लिए मेडिसिन जो आती हैं 2,75,000 की पर मंथ मेडिसिन जो है वो दिवर सब सेंटर पे आती है, वो कहाँ यूटिलाइज होती है सर? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। 2,75,000 रुपये की, देखो एनएचएम में ऐसा है कि इसको अभी एनएचएम में कोई फंड्स वगैरह नहीं आया है एसपीएचसी। एनटीपीएचसी दिवर के लिए भी आती है ना सर, लाइफ सेविंग ड्रग्स एनएचएम स्कीम में, हाँ, तो वो कहाँ जाती है सर? उनमें आती है ना, दे देते हैं। देखिए जिस तरह हमारा सर क्या एम्लोडिपिन आ एक जाता है। फार्मासिस्ट डायग्नोज कर सकता है वो ड्रग्स, वो प्रिस्क्राइब कर सकता है? नहीं, आप देखिए छोटी मोटी चीजें तो दे सकता है कि ये मिसाल के तौर पर एम्लोडिपिन है, ब्लड प्रेशर की दवा देना है, या ये चीजें तो दे देते हैं, या कोई डॉक्टर लिखता है तो फिर वहां से अवेलेबल होगा, वहां से दे देते हैं। सोगाम के बीएमओ से हमारी हुई बातचीत, लेकिन इसी खबर के पस मंजर में हमें दिवर गांव के सरपंच बशीर अहमद खान ने बताया कि उन्होंने सरकार को 1 हफ्ते का अल्टीमेटम दिया है, और अगर 1 हफ्ते के अंदर अंदर वहां पे डॉक्टर्स को पोस्ट नहीं किया गया, वहां बाकी जो फैसिलिटीज सरकार ने दे रखी हैं उनको रेस्टोर नहीं किया गया, तो इलाके की पूरी पंचायत वहां इस्तीफा दे देगी। ये दिवर लुलाब के सरपंच बशीर अहमद खान ने हमें बताया है। लेकिन और पहलू हुए रियासत में, और ट्रायल रन की बात भी की जा सकती है, और ट्रायल रन में आज रेल भी चली है। कोविड जब हुआ था तब बानिहाल से लेकर बारामूला तक की रेल सर्विस को मुअत्तल करना पड़ा था, मुअत्तल हो गई थी, तब हालात ही ऐसे थे। लेकिन आज बाज़ाब्ता तौर पे एक बार फिर शुरुआत कहीं की गई, कहीं न कहीं से एक बार फिर राहत की सांस दिखाई दे रही है कोविड से, और उसके बाद अब रेल सर्विस को दोबारा चालू किया जा सकता है। फिलहाल ओहदेदार यही बता रहे कि ट्रायल रन है, देखा जा रहा है कि पटरी कहीं से, पटरी की क्या हालत है, रेल के डब्बों को जंग तो नहीं चढ़ा है, ये सब कुछ जांचने और परखने के लिए ट्रायल रन है। आगे ट्रेन कब शुरू की जाएगी इसके लिए फिलहाल वक्त नहीं है, लेकिन शुरुआत कहीं न कहीं एक नई आगाज़ की शुरुआत दोबारा हुई है। बारामूला से लेकर बानिहाल रेल सर्विस पर ड्राई रन, उस पर ट्रायल रन, लेकिन शोपियां के लोगों के लिए मुगल रोड काफ़ी अहमियत का हामिल है, और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए काफ़ी अहमियत का हामिल है, क्योंकि जब नेशनल हाईवे बंद हो जाता है तो मुतबादिल के तौर पर मुगल रोड को बंद किया जाता है, चालू किया जाता है। और इस कोविड के दौरान जहाँ मुगल रोड बंद हुई, लेकिन सैक ने यानी सरकार ने कल ये अपने फैसले में मुगल रोड के अपग्रेडेशन के लिए करीबन 50 करोड़ रुपये वागुजार करने का ऐलान किया है, और इससे
इस 50 करोड़ के इस पैकेज, माली पैकेज से शोपियां से लेकर राजौरी पुंछ तक के लोगों में खुशी का इजहार भी किया जाता है। और शोपियां के लोग तो सरकार का शुक्रिया अदा करते हुए बता रहे हैं कि ये 50 करोड़ रुपए का शुक्रिया, लेकिन अभी करना और भी है। लेफ्टिनेंट गवर्नर जनाब मनोज सिन्हा साहब के हम बड़े मशकूर हैं, जिन्होंने इस वक्त ये अहम तरीन फ़ैसला लिया मुगल रोड को अपग्रेडेट करने का, जिसमें अभी 47 करोड़ और 41 लाख वागजार हो चुके हैं। ये वक्त की अहम तरीन ज़रूरत थी, क्योंकि जो हमारी नेशनल हाईवे 44 है वो आए दिन बंद ही रहती है, और उसका मुतबादिल जो था वो सिर्फ हमारे पास मुगल रोड ही है। हम उम्मीद करते हैं कि इस अपग्रेडेशन की वजह से इस रोड को जल्दी ही खोल दिया जाएगा, और अगर इस रोड को 12 महीने खोलना है तो इसके लिए हम पहले से ही डिमांड करते थे कि एक जो टनल है वो आइडेंटिफाई भी हो चुकी है कहाँ से कहाँ तक, तो उस पर भी अगर काम हो जाता तो ये 24/7 और 12 महीने का एक रोड हमारे लिए बन जाता। और एक और जो प्रॉब्लम थी इस रोड में वो मोबाइल कनेक्टिविटी की है, और जहाँ से मतलब हुरपोरा से आगे बफलियाज तक कहीं पर भी मोबाइल नेटवर्क हमें नहीं मिलता है। और हम उम्मीद करते हैं कि इस पैकेज में ये भी इंक्लूड होगा कि जगह जगह पर मोबाइल टावर्स बनेंगे इसमें। मुगल रोड जो कश्मीर को खित्ते पीर पंचाल से मिलाता है, और खित्ते पीर पंचाल में राजौरी भी आता है, और राजौरी के इलाके में आज कांग्रेस के यूथ कांग्रेस ने आज नारेबाजी भी की, और प्रेस क्लब राजौरी में नीट के इम्तिहानात को लेकर सरकार को मुतनबे करते हुए बताया गया कि नीट के इम्तिहानात लिया जाना साफ जाहिर है तुलबा की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ करना है। और ये भी मुतालबा किया गया कि नीट के जो इम्तिहानात लिए जा रहे हैं उन्हें फ़िलहाल टाला जाए। मोदी सरकार ने एक फ़ैसला लिया, मुझे नहीं समझ आती कि ये सरकार सोच के फ़ैसला लेती है या बिना सोच समझ के फ़ैसला लेती है। मोदी सरकार ने एक पिछले दिनों आपने सभी ने देखा होगा, पूरे देश में इसका विरोध भी हो रहा है कि मोदी सरकार ने एक डिसीजन लिया कि वो जेई और नीट का एग्ज़ाम उन्होंने कंडक्ट करने का नोटिफिकेशन निकाला, और 13 सितंबर को शायद उसका एग्ज़ाम भी है। इसलिए पूरे देश में NSUI ने भी पूरे देश में इस मुहिम को उठाया, और दिल्ली के अंदर उनका एक हंगर स्ट्राइक चल रही है, जिसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो NSUI के नीरज कुंदन जी हैं, मोदी सरकार को जगाने के लिए, यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन को जगाने के लिए कि आप स्टूडेंट के साथ, उनकी ज़िंदगी के साथ क्यों खिलवाड़ कर रहे हैं। क्योंकि पेंडेमिक जब होता है तो सबसे पहली प्रायोरिटी जो होती है वो होती है जान बचाना। लेकिन आज अगर आप 13 तारीख आप यहाँ एग्ज़ाम कंडक्ट करेंगे, उस एग्ज़ाम में लाखों स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करेंगे, अगर कल उनके साथ कोरोना से कोरोना होता है और उनकी जान जाती है तो इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा। हम सरकार से पुरजोर अपील करते हैं कि कोरोना की जो बीमारी है इसको मद्देनज़र रखते हुए आप एग्ज़ाम जो नीट का है वो पोस्टपोन करिए। राजौरी में तुलबा के साथ यूथ कांग्रेस, लेकिन श्रीनगर में तुलबा खुद प्रेस कॉलोनी पहुंचे थे, और पॉलिटेक्निक तुलबा ने श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में मुजाहरा करते हुए बताया कि इम्तिहानात या पढ़ाई उनकी ऑनलाइन हुई है तो इम्तिहानात ऑफलाइन क्यों। और फिर सिलेबस का मामला भी श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में उठाते उन्हें बताया गया कि पॉलिसी मेकर्स ज़रा गौर से देखें कि ज़मीनी हक़ाइक़ क्या हैं और उनकी पॉलिसीज़ क्या हैं। हमारा प्रोटेस्ट है कि हमारे एग्ज़ाम के रिलेटेड है, हमारे एग्ज़ाम के रिलेटेड कोई कुछ नहीं बोल रहा है। टेक्निकल बोर्ड हमारे पिछले साल भी ये हो गया, जब हमारा 5th सेम था उस टाइम जब वो आर्टिकल हो गया, उसके बाद भी हमारा 5th सेम का एग्ज़ाम लिया, उसके बाद भी हमारा रिजल्ट बहुत ख़राब निकला, और आज भी अभी वही कर रहे हैं हमारे साथ। आखिर हमारे करियर का बात है, हम क्या करेंगे इसके बाद। इसीलिए हम चाहते हैं कि अगर ऑनलाइन एग्ज़ाम हो गए तो ऑनलाइन क्लासेस हो गए तो ऑनलाइन एग्ज़ाम भी लो, अगर ऑफलाइन ले रहे हो तो ऑफलाइन क्लासेस भी दे दो हमें, तो वही हम चाह रहे हैं। तुलबा मुजाहरा कर रहे थे श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में, लेकिन ठेकेदार भी आज वादी में सरापा एहतजाज थे, और वादी के मुख्तलिफ इलाकों में ठेकेदारों ने अपने हुकूमत की अदायगी के हवाले से महकमों के खिलाफ नारेबाजी की, और कुपवाड़ा में बिजली के ठेकेदारों ने तो बिजली के दफ्तर को ही ताला बंद कर दिया। यहाँ ठेकेदारों का इल्ज़ाम था कि 2 साल पहले काम किए हैं, तब बाज़ाब्ता तौर पे टेंडर्स हुए थे, फार्मलिटीज़ पूरी हुई थी, उन्होंने लोन लेके अपने ये काम मुकम्मल किए, लेकिन डिपार्टमेंट है कि यहाँ पे उनकी हुकूमत वागुजार नहीं कर रहा है। ये भी बता रहे थे कि कोई और महकमा होता तो देखा जाता, लेकिन बिजली डिपार्टमेंट की तो बाज़ाब्ता तौर पर कमाई है, NHPC कमा रहा है, खुद यहाँ लोगों से फ़ीसें वसूल की
की जा रही हैं। जब उनकी कमाई है तो ठेकेदार की रकम क्यों मारी जाती है? और इसको लेकर कुपवाड़ा में ठेकेदारों ने एहतजाज करते हुए बिजली डिपार्टमेंट के दफ्तर को ताला भी लगाया और कुलगाम में भी मुजाहरा हुआ ठेकेदारों का, श्रीनगर में भी था और पट्टन में भी यही सूरत थी। में सौभाग्य स्कीम यहाँ पर लॉन्च की, जो काम हमने मार्च 19 में कंप्लीट कर दिया, लेकिन आज तक पूरे वैली की जो लेबर पार्ट है, एग्जीक्यूशन पार्ट है, वो बंद पड़ा हुआ है, जबकि हमारी पेमेंट अवेलेबल है वर्दी एमडी साहब के पास। हम इतने परेशान हाल हो गए हैं कि हमारा बैंक का कर्जा है, लेबर्स हमें घर पर बैठने नहीं देते हैं। क्योंकि क्या डिमांड है? हमारी डिमांड ये है कि हमारी पेमेंट रिलीज़ कर दें, जबकि पेमेंट भी अवेलेबल है वर्दी एमडी साहब के पास। ठेकेदारों का मुजाहरा तो कंट्रैक्चुअल्स का मुजाहरा भी, और एग्रीकल्चरल कंट्रैक्चुअलों ने आज श्रीनगर में मुजाहरा करते हुए सरकार से अपील की कि उनकी रुकी पड़ी तनख्वाहों को वागुजार किया जाए और इसके साथ साथ उन्हें सरकार ने जितने भी वादे किए हैं उनके साथ उन्हें पूरा किया जाए। मनरेगा के मुलाजिम भी हड़ताल पर हैं और पिछले काफ़ी वक्त से मनरेगा के मुलाजिम अपने मुतालबात को लेकर नारेबाजी करें, और हंदवाड़ा में भी आज मनरेगा मुलाजमीन ने नारेबाजी करते हुए सरकार तक अपने मुतालबात पहुँचाने की कोशिश की। 2000 जब से हमें अपॉइंट हुए तब से हमें ये परेशानी है। हम बार बार स्ट्राइक पे जाना नहीं चाहते हैं क्योंकि हमारी वजह से लोग भी सफ़र कर रहे हैं, हम खुद भी सफ़र कर रहे हैं। दोनों की फैमिलीज़ है, उनकी भी है, हमारी भी फैमिलीज़ है। कमेटी भी बनी, सब कुछ हमारी फाइल तैयार भी हो गई। फाइनेंस ने कोई क्वेरी उठाई थी, तब हमारी डिपार्टमेंट को, रूरल डेवलपमेंट को जवाब देना था, नहीं दिया आज तक। तो हम खुद डिपार्टमेंट हमारे साथ धोखा कर रहे हैं। हम क्यों करेंगे? हम क्यों लोगों को सफ़र करवाएंगे? हम एक ही इनकी फैमिलीज़ अगर सफ़र करें, हमारी भी तो सफ़र करें। इतनी छोटी सी सैलरी पे हम काम करें, इससे ज़्यादा हमारी फेयर चार्जेस है। जब मैं वाडूरा से, सोपोर से ड्यूटी पे आ रही हूँ, अगर मैं रोज़ आना पड़ता है और ऊपर से हमारा वर्कलोड इतना ज़्यादा है। एक तो फिज़िकल प्रेशर होता है, दूसरा होता है मेंटल। जब फिज़िकल तो इंसान कर सकता है, बता जितनी कैपेबिलिटी है, जहाँ तक इंसान जमा रहता है तो कर सकता है, लेकिन जब मेंटल प्रेशर आ जाता है इंसान तो बेकार पड़ जाता है। क्या करेंगे? साइकोलॉजिकल प्रेशर आ जाता है। नाज़रीन, चलते चलते आपको बताते चलें वादी लुलाब के खूबसूरत मनाजिर, और उन्हीं खूबसूरत मनाजिर के साथ वादी लुलाब को जन्नत के अंदर एक और जन्नत भी कहा जाता है। लेकिन वादी लुलाब का वानी डोर्स मोहल्ला और वानी डोर्स का इलाका और वहाँ का मोगरे मोहल्ला, और मोगरे मोहल्ला से लेके मेंस रोड तक यानी हाई स्कूल से मीर महला तक जो सड़क है उसकी अपग्रेडेशन का मामला वहाँ के लोग पिछले 10 सालों से उठा चुके हैं। R&B डिवीज़न कुपवाड़ा के साथ ये मामला उठाते हुए बार बार वहाँ के लोग अपीलें करते रहे, लेकिन पर कभी भी R&B डिपार्टमेंट ने बकौल वहाँ के लोगों के ध्यान नहीं दिया है। और आज एक बार फिर R&B हुकाम से इस सड़क की मरम्मत का मुतालबा किया जा रहा था। और इसके साथ ही बताएं कि अभी तक का ग्राउंड रिपोर्ट यहीं पे इख्ताम पजीर हुआ चाहता है। मुझे मेरे साथी समीर वानी के साथ दीजिए इजाज़त। ऊपर वाले की मर्जी, फिर करेंगे आपसे मुलाकात। आप रखिए अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़।